अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर्स पे एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स पर जाने से पहले हम वेक्टर्स और स्केलर्स को डिस्कस करते हैं कि स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में कि हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है स्केलर्स और दूसरे होते हैं वेक्टर्स। स्केलर्स क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर्स क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्केलर का मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटीज़ के जिसमें मैग्नीट्यूड बता देने पर और यूनिट बता देने पर बात मुकम्मल समझ में आ जाए। मैग्नीट्यूड और यूनिट का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी, सही है। और दूसरा आपने बता दिया यूनिट। अब वो यूनिट कोई भी स्पेसिफिक यूनिट हो सकता है, ऐसा यूनिट हो तो और अच्छी बात है, वरना वो कोई भी स्पेसिफिक यूनिट हो सकता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेसिफिक यूनिट बता देने पर बात मुकम्मल समझ में आ जाए, इस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर कि हम मास की बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई किसी चीज़ का मास है। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ ये जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल्स है, एप्पल्स का मास बताओ कि एप्पल्स का मास कितना है। तो मैंने बता दिया उसको कि इन एप्पल्स का मास जो है वो 1 kg है, ठीक है। अब 1 kg बता देने पर बात समझ में आ जाती है, मतलब आपको कोई दूसरी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ के जिनमें बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, जब आप सामने वाले को मैग्नीट्यूड बता दें, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बता दें और स्पेसिफिक यूनिट बता दें, तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटीज़। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी आती है वेक्टर क्वांटिटीज़। सही है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्यों बनाई गई उसकी वजह, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि मान लो ये आपके पास गेट है, सही है, और मैंने कहा कि जाओ और इस गेट पे जाके फोर्स लगा दो। आप गए, आपने जा करके इस गेट पे फोर्स लगा दी, ऐसे करके कुछ 5 न्यूटन की। मैंने आपसे कहा कि 5 न्यूटन की आगे फोर्स लगा दो। 5 न्यूटन का मतलब क्या है कि मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी। फिर 5 का मतलब क्या है कि मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड बता दिया कि आपने फोर्स लगानी कितनी है, सही, न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी। और दूसरा क्या बता दिया मैंने आपको? स्पेसिफिक यूनिट बता दिए। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि भाई ये दो चीज़ें आपको मैंने इसके लिए दी थी, फोर्स के लिए। आप गए, आपने जाके फोर्स लगा दी। मैंने कहा इस गेट को आपने खोलना है, लेकिन आप देखते हैं कि गेट खुलता नहीं है। तो अब गेट क्यों नहीं खुलता, उसका रीज़न क्या है? तो होता क्या है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं, ये अक्सर जो लोग ये गलती करते हैं कि जैसे आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पे दरवाजे पे पुश और पुल लिखा होता है। आप देखते हैं कि हमसे अक्सर ये गलती होती है कि अगर पुश लिखा हुआ है तो हम पुल कर रहे होते हैं, पुल लिखा हुआ है तो हम पुश कर रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पुश और पुल में क्या कोई डिफरेंस है? तो बिल्कुल हाँ, डिफरेंस है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए होती है, और वो एक चीज़ क्या होती है हमारे पास? डायरेक्शन। अगर हमारे पास डायरेक्शन होगा तो बात समझ में आएगी, डायरेक्शन नहीं होगा तो हमें बात समझ में नहीं आती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये कि मान लो ये जो दरवाज़ा है, ये खुलने वाला था पुल से, सही ना? ये इस पे लिखा हुआ था पुल, और आपको पुल करना चाहिए था, लेकिन अब आप जाते हैं और आप फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर उतनी ही जितनी मैंने आपसे कही थी। अब फोर्स तो आप लगा रहे हैं, लेकिन क्या फोर्स लगाने से दरवाजा खुल जाएगा? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल कि नहीं खुल सकता, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स लगाना काफी नहीं है, फोर्स के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना काफी नहीं है। आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी, और वो एक चीज क्या होती है? डायरेक्शन। कि आपको ये भी बताना है साथ में कि किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपने फोर्स लगानी है, यानी डायरेक्शन कौन सा होगा, किस डायरेक्शन में ये गेट खुलेगा, किस डायरेक्शन में नहीं खुलेगा। तो फोर्स को एक चीज और चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो, सही, जिसके पास स्पेसिफिक यूनिट हो और जिसके पास साथ में डायरेक्शन भी हो, इस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या आ गई? फोर्स आ गई। तो ये दरवाजा कब खुलेगा? जब आप इस पर इतनी ही फोर्स लगाएंगे, कितनी ही? 5 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अब की बार डायरेक्शन ऐसे रिवर्स होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप की क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया नेचर के अंदर कि हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये कि आपके पास यहाँ पर कोई बंदा है जो यहाँ पर किसी चौरंगी पर मौजूद है, और यहाँ से मान लो 4 रास्ते जाते हैं इस तरीके से, सही है। अब वो यहाँ पर कहीं पर बीच में खड़ा हुआ है, बीच में खड़ा हुआ है, सही है। वो आपसे कॉल करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि भाई बताओ मुझे तुम्हारे घर आना है। तो तुम्हारे घर आने के लिए जो है वो, आपका घर जो है वो कहाँ पर मुझे आना पड़ेगा? तो आपने कहा कि भाई 10 मीटर तक आ जाओ। अब 10 मीटर आपने बोल दिया, लेकिन आपने क्या उसको डायरेक्शन बताया? नहीं बताया। अब अगर वो 10 मीटर ऐसे चला जाए, 10 मीटर ऐसे मूव कर जाए, तो बताएं क्या वो आपके घर तक पहुंच जाएगा? तो इसका जवाब होगा कि कभी भी नहीं पहुंच सकता, जाहिर सी बात है। यानी इसके मेजर चांसेस है कि वो आपके घर पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। अब 4 रास्ते निकलते हैं तो आपको उसको साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मान लो आपका घर यहाँ पर कहीं पर था, अब वो यहाँ पर सीधा निकल के 10 मीटर, तो 10 मीटर वो यहाँ भी जा सकता है, 10 मीटर यहाँ भी जा सकता है, 10 मीटर यहाँ भी जा सकता है, 10 मीटर यहाँ भी जा सकता है। तो इसके बहुत कम चांसेस है
कि वो आपके घर सही पहुंच पाएगा, सही लोकेशन पे वो पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके के उसको जो है वो हमें बताने के लिए, सही क्वांटिटी को हमें बताने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें नेचर के अंदर ऐसी क्वांटिटीज चाहिए होती है कि जहाँ पर हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन के बगैर बात समझ में नहीं आएगी। तो जहाँ पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसके लिए हमने जो क्वांटिटीज़ बनाई है उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये तो हो गई हमारे पास बुनियादी बातें कि वेक्टर्स क्या होते हैं। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, representation of a vector। सही, तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, पहला तरीका हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में आप वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके आप दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कि मैंने आपसे कहा कि भाई ड्रॉ करो 5 न्यूटन का फोर्स वेक्टर, आपने ड्रॉ करना है। फोर्स वेक्टर है आपके पास 5 न्यूटन का, और इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, स्केल के बारे में आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला जो आपको आएगा, मसला क्या आएगा कि आप न्यूटन को ड्रॉ नहीं कर सकते, आपके स्केल के अंदर कहीं पर न्यूटन नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम हमारा ये होता है कि हम इसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे एक सुटेबल स्केल। सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल। सही है, अब आपने कोई स्केल सेट कर लिया, जैसे मिसाल के तौर पर हमने मान लिया कि हमारे पास स्केल के अंदर जो 1 सेंटीमीटर है वो बराबर है किसके, 1 न्यूटन के। अब अगर आपने ये सिलेक्शन कर लिया तो इस सिलेक्शन के बाद आप इस वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स का मतलब क्या होता है, अपने ग्राफ बनाए होंगे सबने, तो ये हमारे पास ग्राफ बनते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक ये आपके पास हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई, ये हो गया नेगेटिव वाई। तो पॉजिटिव एक्स में आपने 5 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से स्केल प्लेस करके और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। सही है, तो ये जो आपने लाइन खींची है क्या हो गया आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपने ड्रॉ कर ली। तो ये हो गया आपके पास 5 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या कहते हैं, डायरेक्शन के बारे में बताना है। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अब क्योंकि इन्होंने कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एरो हेड लगाने कहाँ पर, प्लस के एक्स की तरफ, ऐसे करके ये इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी फोर्स वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, जस्ट बाय ड्राइंग। ठीक है, तो इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, कि जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम वेक्टर्स को ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहला मेथड है वेक्टर्स को ड्रॉ करने का, कि जहां पर हमें वेक्टर्स को ड्रॉ करके दिखाना है कि किस तरीके से जो वेक्टर्स हैं उनको ड्रॉ करके हम यहाँ पर बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया फोर्स वेक्टर, कितने न्यूटन का है, 5 न्यूटन का है। डायरेक्शन क्या है इसकी, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं इसको। अच्छा, उसके अलावा हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है, सिंबल्स की फॉर्म में। तो सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोले या एनालिटिकल मेथड बोले, एक ही बात है। अब देखिए इसमें हमारे पास, अगर मुझे इस वेक्टर को ड्रॉ करने, मान लो एक फोर्स वेक्टर है मेरे पास 5 न्यूटन का, तो सिंबॉलिकली, अच्छा ये कोई मान लो पॉजिटिव एक्स में, सही है। इस तरीके से जब हम इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी फोर्स वेक्टर की, तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक दिस। क्योंकि ड्रॉ तो जाहिर सी बात है कि फोर्स वेक्टर को ड्रॉ किया जाए ग्राफिकली, लेकिन सिंबॉलिकली हम इसको लिखते कैसे, हम लिखते हैं, अगर हमने लिखा हुआ है एफ पर ऐसे बार लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि हम फोर्स के वेक्टर को, कंप्लीट वेक्टर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंप्लीट वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आपके पास और किस्म के वेक्टर हो सकते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लाइक वेलोसिटी वेक्टर है, बहुत सारे किस्म के वेक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो जो भी सिंबल आपके पास होता है उस पर अगर आप एरो लगा दें, इसका मतलब आप पूरे वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हमने इसी पर खाली इसी इसी पर हमने अगर मॉडुलस का साइन लगा दिया, जैसे मान लो फोर्स वेक्टर था उस पर हमने मॉड का साइन लगा दिया,
या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उस पर हमने मॉडुलस का साइन लगा दिया, या वेलोसिटी वेक्टर था उस पर हमने मॉडुलस का साइन लगा दिया। तो इस तरीके से जो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये है खाली इसके मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। यानी यहाँ पर हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें कि खाली अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी डायरेक्शन, तो फिर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू को इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, हमारे पास आ गई इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। आपको प्रीवियस बातें समझ में आ गई, हमने समझ लिया कि इंट्रोडक्शन टू वेक्टर क्या है, मतलब वेक्टर क्या होते हैं, और दूसरा हमें समझ में आ गया कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रोहने डिकार्ट्स, इनको ऐसे लिखा जाता है, रेने लोग पढ़ते हैं रेने डिस्कार्टिस। ये एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, किस लिए, ताकि पॉइंट्स को लोकेट किया जा सके। जो हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर, जैसे आप गूगल मैप्स आजकल यूज करते हैं, आप मोबाइल में एक पॉइंट डालते हैं, एक लोकेशन डालते हैं, और वो फिर आपको पूरे डायरेक्शन दिखाता है वहाँ पे। तो इन्होंने क्या बनाया, एक प्लेन बनाया जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने बनाया कि जहाँ पर हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स को लोकेट कर सकें। ठीक है ना, पॉइंट्स की लोकेशन मालूम करने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने बनाया। वो कैसे है, वो बनाया इन्होंने एक्स और वाई प्लेन की सूरत में। यानी जैसे अगर हम 2D प्लेन की बात करें, इन्होंने एक 2D प्लेन बनाया। तो 2D प्लेन क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास y एक्सिस है, ये y का वेक्टर है, और ये फिर x का वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। सही है, ये x की x एक्सिस है और फिर ये y एक्सिस है। जहां पर ये दोनों एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। सही, ये पॉइंट कोई हो गया आपके पास ओरिजिन का पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन का पॉइंट। सही है। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अगर हमारे पास दो कोई भी एक्सिस है तो उसी के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन पर मान लो कोई भी पॉइंट पड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पर कहीं पर कोई भी पी पॉइंट पड़ा हुआ है, तो इस पी पॉइंट की लोकेशन को हम मालूम कर सकते हैं फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन से मालूम कर सकते हैं, जहाँ से आप चाहें वहां से मालूम कर सकते हैं। अगर हम ओरिजिन से मालूम करना चाहें तो हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और इस वेक्टर के बारे में अभी हम आगे समझेंगे कि ये वेक्टर क्या होता है, इस वेक्टर का नाम क्या है। इस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजिशन वेक्टर। सही, तो इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए ही हमने यहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। सही है, तो इस तरीके से एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोकेट किया जा सकता है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम का बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगल क्यों कहा गया, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर दो डायमेंशन होती है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो उसके अंदर दो डायमेंशन होती है, एक ये वाला एक्सिस होता है हमारे पास, सही है, और दूसरा ये वाला एक्सिस होता है। सही है, दो दो साइड सेम होता है ना, ये वाला साइड सेम है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है। सही है, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम 3D में भी काम करता है। अगर हम 3D की बात करेंगे, 3D प्लेन की बात करेंगे, तो ये सिस्टम 3D में भी काम करता है। एक्चुअल में जो कार्टेशियन ने प्लेन बनाया था, ये 3D प्लेन ही बनाया था। बाद में फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके 2D के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो 3D में क्या होता है, इस तरीके से ये y एक्सिस हो जाएगा आपके पास, फिर उसके बाद ये x हो जाएगा, और फिर ये z, तीसरा एक्सिस z एक्सिस हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, इसको हम बोलते हैं z एक्सिस। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है। इसमें ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर ये जो वेक्टर्स आपने ड्रॉ किए, जो एक्सिस आपने ड्रॉ किए, ये हमेशा एक दूसरे के 90 के एंगल पर होते हैं। यानी हमेशा ये जो है एक्सिस, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। सही है, तो जब भी हम कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास जो एक्सेस होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये आप लिख लें यहाँ पर कि एक्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं टू ईच अदर। सही है, तो इसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, इसका नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। इसके अंदर हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को मालूम कर सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को मालूम कर सकें, किसी भी प्लेन पर या किसी भी स्पेस में। सही है, और उसके लिए क्या कहते हैं, हम जो कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपसे कहा कि मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, सही, कोई पी पॉइंट है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, पोजिशन वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई पोजिशन वेक्टर है जिसको मैंने ओरिजिन से निकाला है। अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मान लो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है,
एक्स के लिए इसके एक्स और वाई के टर्म्स में इसको लिखा जाता है। मान लो यहाँ से आपने लिख लिया, यहाँ से इसका एक्स का सिस्टम लिख लिया। मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 की वैल्यू आ गई। फिर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये y की वैल्यू दे देगा आपको। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, हमने मान लिया यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और फिर यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, x के लिए 4 और y के लिए भी 4। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे पास, जो हम इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसके अलावा वेक्टर्स के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सही है, उसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसका वास्ट इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, इस सिस्टम की। तो इसके बारे में आप समझ लें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये बनाया किसने है, रेने डिस्कार्टिस ने है। इसी का एक और नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले, एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद ज़रा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। हमारे पास वेक्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स है। तो इनमें से पहले टाइप हमारे पास कहलाती है इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए जब भी लफ्ज़ इक्वल का आता है, इक्वालिटी का आता है या इनइक्वालिटी का आता है, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हम यहाँ पर दो वेक्टर्स की या दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। इक्वल का मतलब कि कम से कम यहाँ पर दो चीज़ें, तो इक्वल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि टू वेक्टर्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन कम से कम दो चीज़ों के दरमियान होता है, एक चीज़ का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो दो वेक्टर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। इक्वल वेक्टर जो है वो कब आपस में एक दूसरे, मतलब दो वेक्टर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल कब हो सकते हैं। देखिए उसके लिए दो बातें, तीन बातें आपको याद रखनी है। पहला कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा सेम डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा सेम यूनिट होना चाहिए, सेम यूनिट। So two vectors are said to be equal if they have same magnitude, same direction and same unit. अगर दो वेक्टर्स के पास सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है और सेम यूनिट है, तो कहा जा सकता है कि दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, बात याद रखिएगा कि जब भी हम दो वेक्टर्स में कंपैरिजन करवाएंगे तो उन दोनों वेक्टर्स के लिए शर्त यह है कि उनके पास मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक वेक्टर आ गया ए, सही है, और यह है मान लो 5 मीटर का। 5 मीटर का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। 5 मीटर का है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही है। सेम ऐसे ही हमारे पास कोई बी वेक्टर है और ये भी हमारे पास है 5 मीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये दो वेक्टर्स हैं। अब इनको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ड्रॉ कैसे किया जाएगा, देखिए जैसे मिसाल के तौर पर ए वेक्टर है 5 मीटर का, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया ये ए वेक्टर 5 मीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये ए वेक्टर आ गया। फिर दूसरा आपके पास आ गया क्या, बी वेक्टर आ गया, सही है। तो अब ये दो वेक्टर्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, दोनों कितने के हैं, 5 मीटर के हैं, डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, सही है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी वेक्टर्स आर, ए एंड बी वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। तो ये कहा जा सकता है कि जो ए और बी वेक्टर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं, जब इनका डायरेक्शन भी सेम हो, सही है, जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जब इनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने कहा कि ए और बी क्या है, 5 मीटर टुवर्ड्स एक्स से। अगर मान लो मैंने कहा आपसे कि पाँच ए वेक्टर जो है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि ए वेक्टर जो है ये 5 मीटर्स है, 5 मीटर्स है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स में, जबकि जो बी वेक्टर है वो है 5 न्यूटन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स में। तो इस केस के अंदर ये जो दो वेक्टर्स है ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर क्या चीज डिफर है, तो यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर यूनिट कौन सा है, मीटर, और यहाँ पर कौन सा है, न्यूटन। तो इस तरीके से हमें इन तीनों बातों का ख्याल रखना है इक्वल वेक्टर्स के लिए, कि दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके पास सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो और सेम क्या हो, यूनिट हो। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि दीज टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के वेक्टर की। तो हमारे पास जो सेकंड टाइप का वेक्टर है दैट इज, इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर,
जीरो या फिर नल वेक्टर। अब देखें जब भी लफ्ज जीरो का आ जाए तो जीरो से तो आपको पता लग जाता है कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का मतलब क्या होगा, कि जहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स के अंदर ये बात समझने वाली है कि जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो। सही है, जीरो मैग्नीट्यूड हो जाए। अच्छा, लेकिन इसके पास डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन इसके पास होती है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मतलब इस वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में माना जा सकता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो इस टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं क्या, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जैसे मिसाल के तौर पर ये कि हमने कोई ये पॉइंट लगा दिया। सही है, एक पॉइंट लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है इसकी क्या डायरेक्शन हो सकती है? तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं इस क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। अच्छा, ये नॉर्मली ड्रॉ नहीं किया जाता। जब हम इसको कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस के अंदर हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर के तौर पर हमारे पास आता है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है, तो बहुत सिंपल मिसाल है हमारे पास जीरो वेक्टर नल वेक्टर की। उसके बाद फिर हमारे पास आता है एक और टाइप का वेक्टर जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसको हम अनइक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं। बेसिकली नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर जो है ये कोई टाइप नहीं है, लेकिन ये हम क्या कहते हैं, इसको हमने टाइप में शामिल किया हुआ है यहाँ पे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेक्टर का आप नेगेटिव निकाल लें। जैसे मिसाल के तौर पर ये कि आपके पास कोई वेक्टर ए आ गया, मान लो कोई वेक्टर ए आपके पास है और ये है 5 न्यूटन का वेक्टर है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मुझे इस वेक्टर का नेगेटिव मालूम करना है। तो नेगेटिव कैसे मालूम कर सकता हूँ मैं? इसको किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा के। जैसे मिसाल के तौर पर ये कि मैंने कोई बी वेक्टर बनाया, सही है, और उसके लिए मैंने इस 5 न्यूटन को मल्टीप्लाई करवा दिया -1 से। तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, -5 न्यूटन बन जाएगा। तो -5 न्यूटन हो जाएगा ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस में। अब -5 को एक्स पे कैसे प्लॉट किया जाएगा? देखिए, जब मैं ए को बनाऊंगा तो ए को कैसे बनाऊंगा, ए को बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ए जो है एक ऐसा है प्लस का 5 न्यूटन है टुवर्ड्स एक्स में। तो बी को कैसे बनाया जाएगा, बी को ऐसे बनाया जाएगा, लाइक दिस। सही है, ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर और ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका भी 5 न्यूटन है और इसका भी क्या है, 5 न्यूटन है। डिफरेंस किस चीज का है यहाँ पे? डिफरेंस है डायरेक्शन का। तो जब हमारे पास डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तो इस तरीके से हम कहते हैं कि दीज टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, या दीज टू वेक्टर्स आर अनइक्वल टू ईच अदर। सही है, और एक्चुअल में कहा जाएगा कि सो बी इज अ नेगेटिव ऑफ ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, ए पर जब मैं ये एरो का साइन लगा देता हूँ या बी पर एरो का साइन लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर फॉर्म की बात करें। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे? सो बी वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर का नेगेटिव है, या इसको वाइस वर्सा भी कहा जा सकता है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि अगर बी जो है वो ए का नेगेटिव है तो ए बी का नेगेटिव होगा। सही, इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का नेगेटिव मालूम कर सकते हैं। तो नेगेटिव के लिए हमने करना क्या होता है कि अगर आपने किसी वेक्टर का नेगेटिव मालूम करना है तो आपने उसी वेक्टर को सिंपल किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आने वाला वेक्टर होगा वो उसी वेक्टर का क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गई इसकी सेकंड टाइप, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब इसमें एक चीज और मैं आपको समझा दूं छोटी सी, वो ये कि जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर की, तो उसमें जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं ना, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो लाइन सेगमेंट जो है ये बात करती है उसकी लेंथ की। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम 5 न्यूटन को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम स्केल सेट करते हैं कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 न्यूटन के। तो हम इस तरीके से 5 सेंटीमीटर को बराबर करते हैं किसके, 5 न्यूटन के। तो मान लो 5 सेंटीमीटर हमने ये लेंथ ड्रॉ कर ली। तो यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है ना, ये लेंथ बताती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में, ये बताती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करती है। सही है। और दूसरा जो आपके पास ये एरोहेड लगा हुआ होता है ना, जहां पर आप एरोहेड लगाते हैं, ये एरोहेड जो आप लगा रहे हैं, ये एरोहेड बताता है इसकी डायरेक्शन के बारे में। एरोहेड बताएगा इसकी डायरेक्शन के बारे में कि ये किस डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम जब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसमें हमें ये दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि जो लेंथ है वो कितनी है और फिर डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया सेकंड टाइप का वेक्टर। थर्ड टाइप का वेक्टर जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसे टाइप का वेक्टर। अच्छा, ये जो लफ्ज यूनिट है मैथ्स के अंदर जब भी ये आ जाए इसका मतलब होता है वन। जहां पर भी आप यूनिट लिखा हुआ पढ़ ले तो उसका मतलब होता है वन। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ टाइप ऑफ वेक्टर, a type of vector in which the magnitude। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब मैं बता चुका आपको कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज वन। एक ऐसे टाइप का वेक्टर कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड कितना होगा? खाली वन होगा। सही है। यानी कि हम जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर की बात जब हम करेंगे तो उसके अंदर जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा फिक्स होगा। कितना? वन। ठीक है। ये बेसिकली ड्रॉ किया जाता है। इट इज यूज्ड ओनली टू टेल डायरेक्शन। ये नॉर्मली जो हम बनाते हैं यूनिट वेक्टर, ये हम बनाते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करी थी, तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कौन कौन से एक्सेस होते हैं? एक होता है हमारे पास एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस, दूसरा होता है हमारे पास, तीसरा होता है जेड एक्सेस। तो ये हो गया, मान लो एक्स हो गया, ये हो गया वाई हो गया, और ये फिर जेड हो गया। सही है। और ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया। अब इस पे अगर मुझे यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है तो एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर ड्रॉ होता है वो कुछ ऐसे होता है। सही है। जो वाई की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जो जेड डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसे हो जाएगा। सही है। अब ये जो हमने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किए हैं इनकी खास बात क्या है? कि इनकी खास बात ये है कि इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? वन। सही है। तो जो यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। और इसको भी अगर मैं कंप्लीटली समझाऊं तो उसको हम आई कैप कहते हैं, आई कैप वेक्टर। इसके अलावा हम जो वाई की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे उसको हम बोलेंगे जे कैप। और जो तीसरा वाला है उसको हम बोलेंगे, जो ये आपका जेड के डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलेंगे? के कैप। सही है। तो यूनिट वेक्टर्स को आपने याद रखना है कि यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, अगर एक्स की डायरेक्शन में तो उसको आप आई कैप बोलेंगे, आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वाई की डायरेक्शन में तो उसको आप जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जेड की डायरेक्शन में तो उसको आप के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा जो है वो आई, जे और के से की जाती है इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें कि अगर मुझे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो मैं कैसे मालूम करूंगा, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई वेक्टर है ए, इस वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहता हूँ, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ए कैप बराबर होता है किसके? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो सॉरी ए वेक्टर, और डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है यूनिट वेक्टर को निकालने का। तो आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? कि आपको उस वेक्टर की वैल्यूज पता होनी चाहिए और फिर आप उसको डिवाइड कर दें किसके साथ? उसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन यूनिट वेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? आई कैप है, इसके बारे में मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि आई कैप जो है ये बताता है किसके बारे में? ये बताता है एक्स के बारे में। फिर हमारे पास आता है जे कैप, फिर हमारे पास आता है के कैप। तो जब आप आई कैप की बात करेंगे तो आई कैप बताएगा आपको किसमें? एक्स डायरेक्शन के लिए। जे कैप बताएगा आपको वाई डायरेक्शन के लिए, और के कैप बताएगा आपको जेड डायरेक्शन के लिए। समझ में आ रही है बात? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने किसी वेक्टर की कंप्लीट वैल्यू को लिखा, मान लो ए वेक्टर मेरे पास कोई है और उसका मैंने लिखा कि ये है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मतलब ये है कि इसमें आपने 5 यूनिट जो है वो ड्रॉ करने हैं एक्स के अंदर, आई का मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन के अंदर। सही है। 2 यूनिट्स आपने ड्रॉ करने हैं जे डायरेक्शन के अंदर, और 3 यूनिट्स आपने ड्रॉ करने हैं किसमें? के डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं यहाँ पे किसी भी वेक्टर की। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के वेक्टर की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये यूज किया जाता है किस लिए? ये बताता है आपको किसी भी पॉइंट की टू टेल द पोजीशन। पोजीशन बताएगा आपको या लोकेशन बताएगा ऑफ
पॉइंट और क्या कहते हैं वेक्टर, किसी भी वेक्टर की लोकेशन बता सकता है आपको, किसी पॉइंट की लोकेशन बता सकता है, ठीक है। तो मेनली कहाँ से बताएगा, ये मेनली बताएगा आपको ओरिजिन से, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट की मुझे कोई पी पॉइंट है, इस पॉइंट की मुझे लोकेशन बतानी है फ्रॉम दी ओरिजिन, तो ओरिजिन से आप ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, सही है। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर, और इसको हम लिखते कैसे, इसको हम लिखते हैं आर, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर, और क्या है ये ओ से लेकर पी तक का वेक्टर है, तो इसको आर वेक्टर भी कहा जा सकता है और ओपी वेक्टर भी कहा जा सकता है। ओ का मतलब क्या, ओरिजिन वाला पॉइंट। अच्छा भाई, इसके बाद जरा हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की, कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स का मतलब, अच्छा जाहिर सी बात है कि पैरेलल की बात करें तो हम इसका मतलब हम यहाँ पर भी कम से कम दो वेक्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि ये भी पैरेलल भी क्या है, कंपैरिजन बता रहा होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं मिसाल के तौर पर कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है चाहिए और कोई बी वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल। अब ये ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से लाइक दिस, और ये बी वेक्टर भी हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। तो ये आ गया आपके पास ए वेक्टर, ये आ गया बी वेक्टर। अब ए और बी वेक्टर को आपस में कहा जाएगा कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, ऐसे वेक्टर्स के जो बिल्कुल आमने सामने हो, सही है, इक्वल अमाउंट के हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, और डायरेक्शन भी कैसी हो, सिमिलर हो, सही है। तो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल वेक्टर्स, यानी ये आमने सामने एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का इक्वल होना कोई शर्त नहीं है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो भी सकता है यहाँ पे, लेकिन ये आमने सामने होने चाहिए, यानी कि इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है दैट वुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, यानी एंगल नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके जिनकी टेल्स को अगर मैं मिलाऊं तो उनके दरमियान किसी किस्म का एंगल फॉर्म ना हो, इस टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर समझ में आ गया आपको, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसके अलावा इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, और फिर जीरो या फिर नल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब जरा बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो जाहिर सी बात है कि वेक्टर्स के पास कम से कम दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई वेक्टर ए आ गया, अब इसके हमारे पास जो कंपोनेंट्स लिखे हुए, लिखा हुआ है 3i कैप और लिखा हुआ है +4j कैप, सही है। तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा, उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मॉडुलस के साइन से। तो ये आ गया मॉडुलस का साइन, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। तो एक्स से मुराद क्या है, आई कैप डायरेक्शन में जो आपके पास वेक्टर आया हुआ है, सही है। तो आई कैप डायरेक्शन में कितना है, 3 है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो 3 ये आपके पास आई कैप डायरेक्शन में आ गया 3, सही है। और क्या कहते हैं फिर इसमें जे कैप में कितना आ गया, 4 आ गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हो गया आपके पास कितना 25 आ गया रूट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आ जाता है क्या, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का। तो ये हमारे पास इस ए वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आना चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर हम सिंपल 2D प्लेन की बात कर रहे हैं या सिंपल हम किसी सिंपल वेक्टर की बात कर रहे हैं कि जिसके पास दो ही एक्सेस है, तो उसके लिए हम सिंपल ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब उसके जो दोनों एक्सेस है उनके स्क्वायर का सम करवा के फिर हम रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मालूम करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मालूम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है वेक्टर्स की। तो इसके भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, पहला होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होगा हमारे पास, ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास आ जाता है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल आ जाता है, इसी को हम ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं। हेड टू टेल रूल का मतलब क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, सही है, मान लो आपके पास ये कोई वेक्टर ए है, सही, ये कोई वेक्टर ए है, और मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई वेक्टर हमने प्लेस किया हुआ है वेक्टर बी फॉर एग्जांपल, सही है, ये हमारे पास कोई आ गया वेक्टर बी।
तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सही है कि जैसे हम ये जो वेक्टर हमने बनाया बी वेक्टर या जो ए वेक्टर है, इसको हम ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे शिफ्ट करवा सकते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए और दूसरा इसके डायरेक्शन में चेंज ना आए। मतलब जैसे ये बना हुआ है इसको एज इट इज आप उठा के ले आए और आप प्लेस करवा दें इसको कहाँ पर, ए के हेड पर। सही है, तो ए वेक्टर के हेड पर हमने लाके ऐसे प्लेस कर दिया इसको। इस बात का ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन में चेंज ना आए, मतलब जिस डायरेक्शन में है, जिस एंगल पर वेक्टर होता है उसी एंगल पर रहेगा, और जो इस वेक्टर की लेंथ होती है उस लेंथ में भी चेंज ना आए। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को मूव करवा सकते हैं। तो ये कहलाता है प्रोसेस ट्रांसलेशन वेक्टर का। सही है। अब हमने क्या किया, इस बी वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पर लेकर के आ गए, ए के हेड पर प्लेस कर दिया हमने। सही है। अब उसके बाद हमने एक इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमेशा कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा कि टेल से टेल को मिला और हेड से हेड को मिला। तो यहाँ पर हम ए से इसको जो है वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है फाइनल वेक्टर के जो आपको रिजल्ट देगा इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन का। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने ब्लू से वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वाहिद वेक्टर है इन तीनों के अंदर के जो टेल से टेल मिला रहा है और हेड से हेड मिला रहा है। देखिए यहाँ पर ये टेल से टेल मिल रही है और हेड से हेड मिल रहा है। सही है। हालांकि इसके अलावा आप कोई भी दो वेक्टर देख लें, अगर आप ए वेक्टर की बात करें, बी वेक्टर की बात करें, तो वहां पर ऐसा नहीं हो रहा, वहां पर टेल से टेल और हेड से हेड नहीं मिल रहा। सही है। तो इस टाइप के क्या कहते हैं, जो हमारे पास मेथड होता है इसको हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। सही है। अब ये जो हमारे पास वेक्टर आया जो मैंने ब्लू से बनाया, इस वेक्टर को हम बोलते हैं क्या, रिजल्टेंट, मतलब आर वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर का जो फॉर्मूला हम बनाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरीके से हम इसकी एडिशन करवा सकते हैं वेक्टर्स की आपस में, दो वेक्टर की आपस में एडिशन इस तरीके से होती है। ठीक है। सेम ऐसे आप सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। बस आपने करना क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन के लिए किसी भी एक वेक्टर के साथ माइनस जोड़ देंगे आप। जैसे मिसाल के तौर पर ये ए वेक्टर है, इसी में हम ऐड करवा रहे हैं माइनस का बी वेक्टर। सही है, यानी उसी वेक्टर के साथ आप माइनस लगा देंगे अगर आप इसमें सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दो साइन में ऐसे एक साथ आ जाए तो फिर ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीके से वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो ये तो हमारे पास आ गया इसका ग्राफिकल मेथड। फिर एक और मेथड भी होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, यानी कि जहां पर हम नॉर्मली इसको नंबर्स में सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल मेथड, अगर हम एनालिटिकल मेथड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 2i प्लस 3j। सही है, 2i कैप प्लस 3j कैप। अच्छा, उसके बाद फिर आपको कोई बी वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है मान लो 4i कैप और प्लस का 4j कैप। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप a प्लस बी निकालें और a माइनस बी निकालें। तो जब आप a प्लस बी निकालेंगे तो a प्लस बी क्या होगा हमारे पास, a प्लस बी के अंदर हो जाएगा, आप इन दोनों को ऐड करवा दें। अब ऐड कैसे करवाएंगे, देखिए तो आप लिखेंगे 2i कैप प्लस का 3j कैप, फिर इसमें ऐड करवा देंगे आप 4i कैप प्लस का 4j कैप। अब ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप सिंपल अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा में क्या होता है कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो लाइक टर्म्स यहाँ पर कौन सी होंगी, आई वाला आई वाले में ऐड हो जाएगा और जे वाला जे वाले में ऐड हो जाएगा। यानी कि 2i कैप में आप जोड़ देंगे 4j कैप, तो कितना बन जाएगा, ये 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो ये जाएगा 6i कैप। सॉरी, 2i कैप में आप जोड़ देंगे क्या 4i कैप, तो ये जाएगा 6i कैप। उसके बाद फिर आप 3j कैप में जोड़ देंगे क्या 4j कैप, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 7j कैप। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर परफॉर्म करवा ली a प्लस बी। तो सेम ऐसे ही एडिशन भी होती है इसकी और सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी होती है। सही है, यानी कि आपने लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करवाना है और लाइक टर्म्स को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम इन्हीं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो ये हो गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, तो हमारे पास a वेक्टर क्या है हम देख रहे थे पीछे, ये वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस का 3j। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2i प्लस का 3j, तो 2i कैप प्लस का 3j का, फिर माइनस करवा देंगे क्या 4i कैप और प्लस का 4j कैप। सही, अब आपको पता है कि माइनस अगर आ जाए तो उसके बाद जो ब्रैकेट आ रहा होता है उस ब्रैकेट के वैल्यूज की साइन बदल जाती है। तो ये जाएगा माइनस का 4i कैप, ये हो जाएगा माइनस का 4j कैप। अब देखिए वही वाला काम होगा कि लाइक टर्म्स ही आपस में जो है वो सॉल्व होंगे। तो 2i कैप माइनस का 4j कैप कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो 2 माइनस 4 कितना होगा माइनस का 2, जो कि माइनस के 2 का i कैप।
फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 3j कैप माइनस का 4j कैप, तो कितना हो जाएगा ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 1j कैप। इसको आप 1j कैप भी बोल सकते हैं और खाली j कैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस 4 क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो इसको माइनस का 1j कैप बोले, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस का 2i कैप और माइनस का j कैप, ये दोनों सही है। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं क्या, a माइनस b। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इसकी सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, के वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है आपस में। उसके बाद इसका एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो कि हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर का मतलब ये होता है कि किसी भी स्केलर नंबर से आपने, किसी स्केलर का मतलब किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से किसी भी नंबर से आपने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई वेक्टर है ए, सही है, और ये ए वेक्टर है मान लो 2i कैप प्लस का 6j कैप, और मेरे पास कोई नंबर है, मान लो मेरे पास कोई नंबर है, m की वैल्यू है मेरे पास फॉर एग्जांपल 5। अब मुझे क्या करवाना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, आप इसको लिखेंगे m टाइम्स ए वेक्टर, सही है, m कितना आपके पास 5 है, और ए वेक्टर कितना आपके पास, ये है 2i प्लस का 6j, 2i कैप प्लस का 6j कैप। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10i कैप प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 6 5 6 जा 30j कैप। तो इस तरीके से आपने ये मालूम कर लिया क्या, इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब समझाने का मकसद ये है कि जब भी हम किसी स्केलर नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस वेक्टर के हर कंपोनेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे यहाँ पर वो नंबर कौन है, 5 है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया 2i कैप को, तो हो गया 10i कैप। फिर हमने 5 को मल्टीप्लाई करवाया 6j कैप के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया कितना, 30j कैप हो गया। ठीक है, तो जो भी हमारे पास स्केलर नंबर आता है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरे वेक्टर के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ का आखिरी टॉपिक था इस वीडियो का। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके एमसीक्यूज की, कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसके देखते हैं। अच्छा भाई, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इसके कुछ एमसीक्यूज हैं। देखिए पहले वाले में कहता है कि इफ a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2i माइनस का 3j एंड b इज इक्वल्स टू j देन द वेक्टर a विल बी। अब यहाँ पर देखिए इक्वल वेक्टर से कंसेप्ट हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर a माइनस 3b इक्वल्स टू 2i माइनस का 3j। अब इक्वल वेक्टर्स में हमने पढ़ा था अभी कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी बराबर होता है और जो डायरेक्शन होता है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि वी नो दैट b बराबर है किसके, j के। तो यहाँ पर आप b की जगह पर j लिख दें तो ये हो जाएगा a माइनस 3j इज इक्वल टू 2i माइनस का 3j। अब क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये इसके पास जो ये a वाली साइड है ये बराबर होगी इसके, और ये जो 3j है ये बराबर होगा इसके। तो इसका मतलब ये हो गया कि a बराबर हो गया किसके, 2i के। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहले एमसीक्यू का आंसर है। अब ये इसका हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस का 5j कैप। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है कि मान लो ये a वेक्टर है तो इस पे हमने मॉड का साइन लगा दिया, बराबर होता है किसके, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जहां पर एक्स वाई का मतलब क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि जो 4i कैप आपको नजर आ रहा है ये क्या है, x है, और जो 5j नजर आ रहा है ये क्या है, y। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए किस तरीके से होगा, मिसाल के तौर पर x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपके पास हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो ये हो गया आपके पास रूट 41। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, रूट 41। कहाँ पर है, ये आंसर डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सही, तो पहले वाले का आंसर हमारे पास क्या था, सी था 2i, और इसका आंसर क्या हमारे पास डी मतलब रूट 41। उसके बाद चलते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ। ये हमारे पास क्या है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज गिवन बाय। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर, अभी हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो भी वेक्टर होता है उसको डिवाइड करवा देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। सही है, तो हमारे पास वेक्टर क्या है, यहाँ पर ए वेक्टर है, तो ए कैप कैसे निकालेंगे आप, ए कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप बराबर होता है किसके, अच्छा यहाँ पर भी ए कैप आएगा, ए कैप बराबर होता है किसके, वेक्टर ए। वेक्टर ए कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से
और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो देखें ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी आपके पास जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4, कह रहा है विच सिस्टम यूजेस परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बता चुका हूं मैं। इसका मतलब होता है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन से वाले सिस्टम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए किसी प्लेन पर। तो अभी हमने बात करी कि हमारे पास उस सिस्टम का नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर उसको हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अच्छा, इसकी जगह पर अगर रेक्टेंगुलर लिखा हुआ था तब भी आंसर आपके पास यही होता, क्योंकि हमें पता है कि कार्टेशियन जो है वो रेक्टेंगुलर का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो कार्टेशियन लिखा हुआ है वो भी सही है, या अगर रेक्टेंगुलर लिखा हुआ था तो वो भी सही है। तो इसके ये हमारे पास इसका आंसर हो गया एमसीक्यू नंबर 4 का। इसके बाद बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। तो ये हमारे पास इसका एमसीक्यू नंबर 5 है। कहता है इफ अ पॉइंट पी 2,3 इज ट्रांसलेटेड बाय वेक्टर वेक्टर टी इक्वल्स टू 4, माइनस का 1, कह रहा है दी न्यू पोजीशन इज। अच्छा, अभी मैंने बात करी थी कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, वेक्टर की ट्रांसलेशन का, कि वेक्टर्स को आप अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं। ठीक है ना, वेक्टर्स की जो पैरेलल शिफ्टिंग है वो अलाउड होती है। तो ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर, लेट्स से वेक्टर है आपके पास 2,3। ठीक है, अब मुझे इसको इसका ट्रांसलेशन वेक्टर निकालना है, मतलब कि जो भी आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ दैट इज 4,1 ना, इसको आपने ऐड करवा देना है इसके पॉइंट्स के अंदर, यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है इसके, इस कोऑर्डिनेट के अंदर आपने इसको ऐड करवा देना है। अब हमारे पास के वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है पी पॉइंट के, ये हमारे पास है 2,3। तो आपने करना ये होता है कि 2 के अंदर आप ऐड करवा देंगे 4। ठीक है ना, ये वाला आपने पॉइंट इसके ऐड करवा देने, और सिमिलरली 3 के अंदर आपने ऐड करवा देना ये वाला माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा इसका, 2 + 4 कितना हो गया 6, और 3 + -1 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 6,2, दैट इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रांसलेशन निकालते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी वेक्टर को मूव करवा सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और कितने पॉइंट करवाएंगे वो हमें ट्रांसलेशन वेक्टर बताएगा। इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, कहता है वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज अ। तो एक वेक्टर को जब हम ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे किया जाता है, पॉइंट की सूरत में, या फिर लाइन सेगमेंट, या फिर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, या फिर एरोहेड। तो यहाँ पर पॉइंट की सूरत में तो नहीं करते हम, जब हमने अभी रिप्रेजेंटेशन के अंदर सीखा था कि जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा एक हम क्या बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं। सही है, और फिर उस लाइन सेगमेंट के साथ हम एरो हेड को अटैच कर देते हैं इस तरीके से। तो इस चीज को हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो देखिए ये ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है इसका, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। बाज बच्चे इसमें लाइन सेगमेंट लेके आते हैं, ये चीज गलत है, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन सेगमेंट प्लस एरोहेड। तो ये बन जाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके पास क्या है, डायरेक्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, कहता है फॉर वेक्टर्स ए बराबर है किसके, 2,3 के, और बी बराबर है 1,4 के, तो आपने ए प्लस बी निकालना है। अब ये जो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं ये कैसे लिखे हुए हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं पॉइंट की सूरत में लिखे हुए हैं, 2,3 और फिर 1,4। तो यहाँ पर 2 का मतलब क्या होता है x, और 3 का मतलब क्या होता है y। सेम ऐसे ही इसका मतलब होता है x, इसका मतलब होता है y। ठीक है, तो अब आपने जब ऐड करवाना होता है, तो अभी हमने कहा था कि हमने लाइक टर्म्स को ऐड करवाना होता है। तो अगर मुझे a प्लस बी निकालना है तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b कैसे हो जाएगा, आपने करवाना ये है कि 2,3 में आपने ऐड करवाना है 1,4। तो यहाँ पर 2 के साथ आप ऐड करवाएंगे 1 को, यानी कि कॉमे से पहले वाली वैल्यू को कॉमे से पहले वाली वैल्यू में ऐड करवाएंगे, और कॉमे के बाद वाली को कॉमे के बाद वाली में। तो ये हो जाएगा 3 + 4। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 4 कितना हो गया 7। देखें 3, 7, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये लिखा हुआ है टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दैट। अभी हमने ये वाली बात पढ़ी थी टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर कि दो वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर कब माने जाते हैं, कि जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन ए कहता है सेम मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी कहता है सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, बोथ ए एंड बी, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड भी होगा और सेम डायरेक्शन भी होगा। तो दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है सो दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 9 है, कहता है ना कार्टेशियन प्लेन दी फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स आर। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हमने भी बात करी थी कि हमारे पास इस तरीके का सिस्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन,
कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कार्टेशियन का एक्स वाई प्लेन बनाना चाहूँ तो ये कुछ एक्स वाई प्लेन बन जाएगा आपके पास इस तरीके से, लाइक तो ये आपके पास x आ गया, ये y आ गया। अब इसमें कह रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे। तो फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है कि ये x पर अपनी डायरेक्शन बताता है, सही है। और फिर हमारे पास दूसरा क्या है j, तो j का मतलब क्या होता है कि ये y पर अपनी डायरेक्शन बताता है, सही है। तो i के लिए क्या होता है, i के लिए जो है वो वन की i के अगर मैं पॉइंट्स निकालूं तो i के लिए x की वैल्यू क्या हो जाती है, x की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1 और y कितना हो जाएगा 0, सही ना। i का मतलब क्या है कि ऐसा वेक्टर जो खाली x पर लाया करता है, तो उसके लिए y क्या हो जाएगा 0। सेम ऐसे ही अगर मैं y को लिखूं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो y के लिए क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पर y का मतलब क्या होता है कि ये टोटली प्योरली y एक्सिस पर है। मतलब ये कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है या जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है हमारे पास। तो इस तरीके से y के लिए पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास 0,1 और x के लिए क्या होते हैं हमारे पास 1,0। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। i का मतलब क्या है 1,0 और j का मतलब क्या है 0,1, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x की i के लिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, जबकि j के लिए x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, दी जीरो और नल वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ। अभी हमने बात करी थी कि जो जीरो वेक्टर होता है या जो नल वेक्टर होता है तो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है 0, जबकि डायरेक्शन कैसा होता है आर्बिट्रेरी। यहाँ पर वो पूछना चाह रहा है आपसे कि मैग्नीट्यूड बताओ किसका, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर का। तो जाहिर सी बात है कि कितना होगा 0 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कुछ एमसीक्यू थे और यहाँ पर हमारे जो टॉपिक है आज का ये कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।